हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले पीटी 365 जो कि हमारी ज्योग्राफी की है। तो मैं इसको पीटी 365 ही कह रही हूँ क्योंकि कंपाइलेशन का मीनिंग ही वही होता है। पूरे एक साल में जो आपने पढ़ा है उसी की एक आपको यहाँ पे लमसम जो भी समरी होती है वो मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो ये हालांकि दूसरी मैगजीन से, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे एक लेसन प्रोवाइड करी हूँ जो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं सेकंड लेसन भी लेकर आ रही हूँ और इस मैगजीन को मैं कंटिन्यू रखूँगी और इसको पूरा कंप्लीट भी कराऊंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हाँ, आगे देखने से पहले आप फर्स्ट लेसन आप लोग देख ही चुके हो तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और जो नहीं देखे वो देख भी लेंगे, है ना। चलिए अब पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आज हम लोग देखेंगे कि क्या आर्टिकल हम लोग को यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तो ये चार बेसिक क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछ रही हूँ। सबसे पहले आपको बताना है कि एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कोयम्बटूर के नियर में ये आपका लगाया जा रहा है, जिससे कि फार्मर्स की जो यहाँ पे वाटर डेफिशिएंसी के कारण जो प्रॉब्लम होती थी ना ड्राई मंथ्स में, तो वो यहाँ पे आपका ओवरकम हो जाएगा। तो ये किस तरीके की यूनिक आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, इसका आपको नाम बतानी है। सेकंड थिंग है कि इंडिया की फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल जो कि रिवर गंगा पे है, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था, ये आपको बतानी है, यानी कि कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया था। सेकंड, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज एनुलर सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स, ल्यूनर एक्लिप्स, दो तरीके की एक्लिप्स होती है जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। तो ये एक न्यू तरीके की है एनुलर सोलर एक्लिप्स, तो ये है क्या, इसके बारे में आपको बतानी है। साथ ही फोर्थ है यहाँ पे कि ड्रेक पैसेज की लोकेशन बतानी है। ओके, तो थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा और लास्ट चैप्टर अगर लास्ट लेसन अगर आप लोग देखे हो तो ईजिली आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आते हैं आज के आर्टिकल पे। चलिए स्टार्ट करनी थी हमें यहाँ पे रोहतांग टनल से, क्योंकि इससे पहले जो थी एनुलर आपकी ये एनुलर सोलर एक्लिप्स ही थी जो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, क्वेश्चन भी पूछ ली इससे लगातार। अब यहाँ पे रोहतांग टनल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते कि है ये क्या। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करी है, जो कि हमारे पुराने पहले के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। उनके यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे जो नाम दिया था टनल का, ये आपका रोहतांग पास का। तो रोहतांग पास के अंदर ये टनल आपको देखने को मिलेगा, तो इसी को जो है ना इनके नाम पर यहाँ पे रखा गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इनको रखा गया है। तो आगे और देख लेते हैं। बात तो आ गई रोहतांग टनल के बारे में, आपको पता होना चाहिए। कुछ हिस्ट्री भी देख लेते हैं इसके बारे में। तो हिस्टोरिक डिसीजंस जो यहाँ पे लिया गया था कि इस तरीके के टनल को बनाना है, तो ये रोहतांग पास के अंडर में बनाना है। और ये फर्स्ट टाइम कब लिया गया था, तो 3 जून 2000 को लिया गया था, व्हेन यहाँ पे आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो फाउंडेशन स्टोन है यहाँ पे रोड को एक्सेस करने के लिए लिया गया था, जो कि सदर्न पोर्टल है इस टनल की, और जो सदर्न पोर्टल है उसी को एक्सेस करने के लिए ये लिया गया था। तो ये देखते कि कितनी लंबी टनल है और इसमें स्पेशल क्या है। सबसे पहला है कि यहाँ पे आप देखोगे इसके कंप्लीशन से, तो टोटल टनल की अगर देखेंगे तो ये 8.8 किलोमीटर लॉन्ग होगी, जो कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल आप कह सकते हो कि हाईवे में ये टनल है। टनल कहने का मतलब है कि कुछ अंडरग्राउंड आप लोग देखते हो ना, जब भी आप लोग ट्रेन से कभी भी आप लोग ट्रैवल किए होंगे बचपन से लेकर आज तक, तो एक समय ऐसा आता होगा ना कि ट्रेन से आप लोग कहीं भी गुजरते हो ना तो एकदम डार्क वाला स्पेस आता होगा और वहाँ पे पूरी अंधेरी हो जाती है। तो आप लोग को वो समझ में आता है, वो कुछ ही टाइम के लिए होता है। तो जब आप लोग टनल से क्रॉस करते हो ना, यानी कि तो उसमें क्या है ना कि पूरा आपका एक डार्क सा हो जाता है, तो उसको हम लोग एज यूजुअल टनल ही कहते हैं। तो ये भी एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि टनल बनाया जा रहा है, वो भी लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। और इसके एल्टीट्यूड आप लोग देखोगे 10,000 फीट है। और ये आपको 10.5 मीटर वाइड सिंगल ट्यूब देखने को मिलेगा। एक बाई लाइन टनल है, यानी कि दोनों तरफ से है। और ये फायर प्रूफ इमरजेंसी टनल है, जो कि एक मेन टनल में इसको बनाया गया है। फायर प्रूफ यहाँ पे आपका इमरजेंसी टनल है, ये भी ध्यान रखना है। 10.5 मीटर जो विड्थ है, इसमें आपका 1 मीटर फुटपाथ भी है दोनों साइड में, यानी कि आप पैदल चलने के लिए भी यहाँ पे 1 मीटर का बनाया गया है। साथ ही व्हीकल्स जो भी यहाँ पे ट्रैवल करेगी वो मैक्सिमम स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है, वो भी टनल के अंदर। और 3000 कार्स और 1500 ट्रक्स जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हर एक दिन इस टनल को इस्तेमाल करेगी। यहाँ पे जो डिस्टेंस है मनाली से लेकर लेह तक, इस डिस्टेंस को कम किया जा रहा है, वो भी 46 किलोमीटर तक। और यहाँ पे करोड़ रुपीज़ भी यहाँ पे सेव हो गए, क्योंकि लंबे रास्ते से जाने से, जैसे मान लीजिए कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप लोग को इस तरीके का यहाँ पे आप लोग इस तरीके का आप एक रोड से जा रहे हो या फिर इस तरीके के रोड से जा रहे हो, तो किस में आपको कम टाइम लग रहा है। ऑब्वियस है कि इसमें आपको कम टाइम लगेगा, इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितना ज़्यादा आप लोग चलोगे, जितना ज़्यादा आप लोग लंबा समय तय तय करोगे, घुमा फिरा के जाओगे, उतना ज़्यादा आपका टाइम भी जाता है, उतना ज़्यादा आपका पेट्रोल और डीजल की मनी भी जाती है, उतना ज़्यादा जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है। तो इससे एक तरीके से आप लॉस ही देखते हो। तो यहाँ पे क्या है ना कि मनाली से लेकर लेह तक जो है 46 किलोमीटर तक ये आपका डिस्टेंस कम किया जा रहा है। साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे
चाहे ठंड हो चाहे यहाँ पे स्नोफॉल हो। तो इस तरीके के एरिया में आपको पता है कि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के सिल्ली जम जाते हैं। तो यहाँ पे ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, ये यहाँ पे कनेक्ट करेगी जो बॉर्डर एरिया है हिमाचल प्रदेश की, उसको यहाँ पे लद्दाख से कनेक्ट किया जाएगा। और अदरवाइज़ आप देखोगे तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ये आपका रेस्ट ऑफ द कंट्री से 6 मंथ तक, तो ये भी आपका नहीं रहेगा। यानी कि 6 मंथ जब यहाँ पे आपकी विंटर सीज़न होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्नोफॉल हो जाती है, तो उसके कारण वो रोड जो है ना वो आपका जाम हो जाता है, वहाँ पे जा नहीं पाते हो। तो 6 मंथ तक ये कट ऑफ रीज़न रहती है, तो ये कट ऑफ रीज़न भी नहीं रहेगी। अब यहाँ पे आराम से जो है आना जाना लगा रहेगा। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस है हमारे मिलिट्री के लिए। एक बार ये टनल ऑपरेशनल हो जाए तो ये जो फोर्सेस है ना ये इसको एक्सेस भी कर पाएंगे रोहतांग पास से, और इवन पिक विंटर में भी, यानी कि जो कड़क जो ठंड होती है ना उस समय भी यहाँ पे मिलिट्री जो है उसको ये रोहतांग पास जो है इसको ये एक्सेस कर पाएंगे। अब बहुत हो गया रोहतांग पास और बहुत हो गया रोहतांग टनल, और ये जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से लद्दाख तक। अब थोड़ा मैप में देख लेते हैं, तभी आप लोग को अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। तो देखिए यहाँ से ये मनाली हो गया नीचे, ठीक है। अब मैं दिखाऊँ आपको तो अब मैं यहाँ पे पेन लगाऊंगी तो फिर यहाँ पे आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, देखिए। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, मैं जब इसको हटाऊंगी ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये मनाली है। मनाली से इस जगह से आपको इस तरीके से ले तक इसको ये इस टनल को कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये छोटी सी रोहतांग पास है। फिर यहाँ पे आप लोग देख लो कि कौन कौन सी, यानी कि मनाली से ले के बीच में ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आप साउथ से नॉर्थ या फिर नॉर्थ से साउथ आप लोग इस तरीके के पास को अरेंज करो। तो यहाँ पे आपका आता है टोंगलांग ला। ला मीन्स यहाँ पे आपका पास होता है, मीन्स ये सारे एरिया में जो है ना जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, ये लद्दाख वाले एरिया में ला कहते हैं। ला मीन्स भी पास ही होता है, एक तरीके का आपका पतला पैसेज होता है उसको पास कहते हैं। तो ये टोंगलांग ला है। फिर यहाँ पे आपका लोंगा लाछा ला है, बारह लाछा ला है। फिर यहाँ पे रोहतांग पास है। आइए बड़े मैप में भी देख लेते हैं तो आप लोग का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये कुछ मेजर मैप है। तो पहले यहाँ पे देखिए आप लोग हिमाचल प्रदेश में आप लोग को रोहतांग पास दिखेगा। उसके बाद आप लोग आगे ऊपर चलिएगा, ये बारह लाचा पास है। फिर आगे चलिएगा, यहाँ पे आपका कुर्दुंग ला है, यहाँ पे आपका पेंसी ला है, फिर यहाँ पे चांगला है। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे कराकोरम पास आ गया। तो पूरी तरीके से आप लोग देख सकते हो ये पीर पंजल है, ये बानीला पास है, जोजिला पास है। इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि लगभग क्वेश्चंस तो पूछा ही गया है। यहाँ पे आप लोग आओगे नीचे उत्तराखंड वाले रीजन में तो आपको यहाँ पे लेपू लेक, लंपिया दारू पास देखने को मिलेगा। तो ये सारी पैसेज है, लेकिन आप लोग को ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना है कि मनाली से लेकर जो आपका लेह तक का रीजन है उसके बीच में कितने कितने पास आ रहे हैं। तो ये एक आपकी पूरी बड़ी सी मैप है जिसमें कि आप लोग टोटल पास देख सकते हो। यहाँ पे बोरघाट भी देख सकते हो, ये न्यूज़ में भी रहती है, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस तरीके से आप लोग एक एक बार जो है ना मैप को ज़रूर देख लो, मैप स्टडी ज़रूर कर लो, जिससे कि आप लोग की जो चीज़ें हैं ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये रोहतांग पास है, बारह लाचा है, ये पेंसीला है। उसके ऊपर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे पहले चांगला है, फिर उसके ऊपर कुर्दुंगला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर एक और बात आती है कि एक और टनल है, उसके साथ आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये है जोजिला टनल। जो ये आपका मनाली से लेह तक है। तो ये दोनों के बीच में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसको भी कहा जा रहा था कि ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल है एशिया की। लेंथ इसकी 14 किलोमीटर है। और ये जो आपको जोजिला टनल आप देख रहे हो ये जोजिला टनल की आपकी 14 किलोमीटर है। और अभी जो आप लोग देख रहे हो रोहतांग टनल की तो उसकी 8.8 किलोमीटर है। ये सारे दिन ओपन रहेगा, ये भी ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी है। ये बिल्ड जो किया जा रहा है ये जोजिला पास में किया जा रहा है, जो कि श्रीनगर कारगिल लेह में देखने को मिलेगा, नेशनल हाईवे 1 पे। इसकी कॉस्ट इतनी है और इससे क्या होगा कि टाइम भी कम होगा, यहाँ पे आपका मनी भी कम होगा। और टाइम जो जितना कम होगा जोजिला पास से पास होने में, तो ये 3 आवर्स 30 मिनट तक यहाँ पे कम होगा। और ये जो है आपका 3 आवर्स 30 मिनट को जो जर्नी है वो यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट्स में ट्रैवल किया जा सकता है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कहा जा रहा है कि ये जो रोहतांग टनल है ये साउथ पोर्टल को यहाँ पे कनेक्ट करेगी। ये नॉर्थ पोर्टल है, ये साउथ पोर्टल है। तो यहाँ पे साउथ पोर्टल को कनेक्ट करने के बारे में इसमें कहा जा रहा है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। और ये जो रिवर है, रिवर कौन सी रिवर है पूछा भी जा सकता है, बहुत फेमस चीज़ है, ये सब पूछी जाती है। रोहतांग टनल आपकी किस रिवर में है, तो ये रावी रिवर पे है। ओके, ये आप लोग देख सकते हो। सॉरी ये बेस नदी पे है। ओके, रावी रिवर, मुझे आर दिखा नहीं यार तो मुझे लगा कि रावी रिवर है। ये बेस रिवर पे है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, जो कि आपकी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। तो ये सारी चीज़ें इतनी हो गई इस टॉपिक के बारे में। तो मैप देखकर काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो टनल है ना ये आप लोग देखोगे कि अब कंप्लीट होने वाली है, और एक स्टेप है जिसमें कि यहाँ पे सारे वेदर कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और रिमोट बॉर्डर एरिया जो कि हिमाचल प्रदेश की है वहाँ से आपका कनेक्ट हो रहा है लद्दाख का।
साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि रोहतांग पास जो है इसकी हाइट 13,000 फीट तक है और ये पास एक रोड पे जो कि लेह पे है, और ये बारालाचा पास आप देखोगे कितना है, तो ये 16,000 फीट तक है। तो दोनों का आप लोग को याद रखना है, रोहतांग पास की 13,000 है, इससे ज़्यादा जो है बारालाचा की यहाँ पे आपकी हाइट है। 13.2 किलोमीटर लॉन्ग टनल है जो कि यहाँ पे ज़रूरत होगा इसको, इस पास को बाईपास करने में, यानी कि इस पास को क्रॉस करने के लिए हमें यहाँ पे जो है 13.2 किलोमीटर तक की टनल की ज़रूरत है। एक अल्टरनेटिव रोड लिंक भी है यहाँ पे लद्दाख के लिए, और इसको BRO यानी कि यहाँ पे आपका जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है, वो भी दर्चा पदम नींबू एक्सिस में। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 4.15 किलोमीटर लॉन्ग टनल जो है वो सिंकाला पास में है, जो कि ज़रूरत होगा ऑल वेदर एक्सेस के लिए। तो इस तरीके का जो आपका कठिन वाला रोड है, जहाँ पे आप लोग देखते हो कि इतने हाइट तक यहाँ पे पहाड़ वगैरह है, पासेस है, पतली पतली यहाँ पे पासेस है, तो इन सारे एरियाज़ में इस तरीके का टनल बनाने से क्या होगा ना कि एक तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा, लोगों का आना जाना ईजी हो जाएगा, जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस में कवर कर पाएंगे, साथ ही कॉस्ट की भी बचत हो पाएगी। ठीक है, तो याद रखना है ये आपका रोहतांग टनल एंड जोजिला टनल, ये दोनों के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है 4 धाम प्रोग्राम के बारे में। तो 4 धाम प्रोग्राम के बारे में देखते हैं कि बातें क्या की जा रही है। यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के, जो कि यहाँ पे इन्फॉर्म करे हैं लोकसभा को, वो भी यहाँ पे 4 धाम प्रोग्राम के लिए। तो चलिए लोकसभा को इन्फॉर्म किया गया है, लेकिन उससे पहले तो पता होना चाहिए कि 4 धाम प्रोग्राम है क्या। तो 4 धाम प्रोग्राम एक तरीके का इनिशिएटिव है जिसमें जो 4 धाम पिलग्रिमेज सेंटर्स है हमारे हिमालय की, जिसमें कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है, इसको बेटर तरीके से कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। ये जो 4 हमारी सबसे पुरानी पिलग्रिमेज साइट्स है, यहाँ पे लोग आते हैं, भक्तजन यहाँ पे आते हैं, ये उत्तराखंड में, और इसको हम लोग छोटा 4 धाम कहते हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट करती है इसको बिगेस्ट सर्किट, जो कि आज की डेट में 4 धाम है ना मॉडर्न साइड की, जिसको हम लोग बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम कहते हैं, ये आज की डेट की है जिसका हम लोग 4 धाम नाम रखे। लेकिन पुरानी जो 4 धाम की नाम है वो यहाँ पे हमारी कौन कौन है, तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ओके, तो जो ये काम है 4 धाम परियोजना का, ये आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा 3 एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के द्वारा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे भी है, साथ ही उत्तराखंड स्टेट की PWD है या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है। तो ये तीनों के द्वारा इस तरीके के प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है 4 धाम, ये है फर्स्ट यमुनोत्री, फिर है गंगोत्री, फिर है केदारनाथ, फिर है यहाँ पे बद्रीनाथ। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, सब देहरादून से यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है सारी जर्नी। ओके, यहाँ पे ऋषिकेश है, ऋषिकेश भी बहुत अच्छी जगह है। ये हरिद्वार है, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से यहाँ पे फिर श्रीनगर से होते हुए यहाँ पे आपका रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, यहाँ पे आपका जो भी गंगा नदी से यहाँ पे आपकी आके मिलती है, यहाँ पे आपका प्रयाग बनते जाता है। ओके, तो ये भी आप लोग NCERTs में पढ़े होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बद्रीनाथ है। तो ये 4 हमारी पुरानी धाम है, इसका ध्यान रखना है आप लोग को। तो इस तरीके का जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसकी फीचर्स क्या है एक बार देख लीजिए। इस प्रोजेक्ट में क्या है ना कि जो सिंगल लेन रोड है उसको और ज़्यादा चौड़ा किया जाएगा, और यहाँ पे डबल लेन बनाने की कोशिश की जाएगी। पतली सी रोड होती है, इसको और थोड़ा चौड़ा करके क्या होगा कि यहाँ पे एक डबल लेन लेन बनाया जाएगा, और ये 10 मीटर्स तक होगी। ये डेवलपिंग हाईवे है, यानी कि उत्तराखंड में हाईवे बनाया जाएगा, और यहाँ पे जो एसेस है यानी कि 4 धाम में जो आप जा सकते हो आराम से, इसके लिए तैयारी की जा रही है। इस प्रोजेक्ट में आपका मिटिगेशन मेजर्स भी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा हाइट में है ये 4 धाम, तो यहाँ पे आपकी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम होती है। लैंडस्लाइड प्रॉब्लम कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे आपकी लैंडस्लाइड होती है तो बड़े बड़े पहाड़ों से क्या होता है ना कि पत्थर वगैरह, यहाँ पे आपकी जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ईंट वगैरह होते हैं, यानी कि जो रॉक्स वगैरह जितनी भी होती है या मिट्टी वगैरह होते हैं, तो वो सब जो है ना धंस के नीचे आने लगते हैं। तो जो नीचे आने लगते हैं उसको हम लोग लैंडस्लाइड कहते हैं। यहाँ पे सिंकिंग स्पॉट है, बहुत जगह जो है ना आपका सिंक हो जाता है जगह। साथ ही यहाँ पे स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है और एक वाइडनिंग प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, जिसमें कि जो लैंडस्लाइड है इसको यहाँ पे आपका अवॉइड किया जाएगा और रोड यूज़र्स के लिए सेफ्टी बनाई जाएगी। ओके, तो अच्छे से आप लोग जा सको इस 4 धाम में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगातार कितने ज़्यादा टूरिस्ट है, कितने ज़्यादा पिलग्रिमेज है, क्योंकि इस तरीके की जगह पे जाते हैं। आप लोग भी अगर गए हो तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कर सकते हो। बहुत ही अच्छी जगह है, 4 धाम जाना चाहिए, और ये इसलिए इस तरीके की जो है एक टूरिस्ट के सेफ्टी के लिए। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि चौड़ा हो रहा है, यहाँ पे रोडों को और ज़्यादा यहाँ पे वाइडन की जा रही है। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट की फीचर्स है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये है काला पानी, एक स्मॉल एरिया है हमारे इंडिया के मैप में,
जो कि नेपाल को यहाँ पे बॉर्डर कर रही है। तो एक न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है जो कि रिसेंटली रिलीज़ करी थी हमारे सरकार के द्वारा, और इसमें एक बाइफर्केशंस दिखाने की कोशिश की गई थी। यानी कि जब जम्मू एंड कश्मीर को जो मिलाने की बात की गई थी, यानी कि आर्टिकल जब हमारी 370 स्क्रैप आउट हो गई थी, तो उसके बाद एक न्यू मैप प्रपोज होकर आई थी। तो उस न्यू मैप में क्या हुआ कि ये एक काला पानी का अलग से एक इशू निकल कर आया, और ये काला पानी का जो इशू है ना, ये नेपाल की एकदम छोटी सी जगह पे है, जहाँ पे ये नेपाल वाले क्लेम कर रहे हैं कि ये उनका रीजन है। तो हमारे मैप में हम लोग इसको अपना रीजन दिखा दिए, लेकिन नेपाल वाले कह रहे हैं कि ये उनका रीजन है। तो बस ये एक आपका इशू निकल कर आया था। तो यहाँ पे अब आ गया है इशू, तो हम लोग को पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में तो पूछा जाएगा। तो काला पानी है क्या? ये 35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। रिवर काली रिवर है इस काला पानी रीजन में, जो कि डिमार्केट करती है, अलग करती है, जो इंडिया और जो नेपाल की बॉर्डर है ना, उसको अलग करती है। तो नेपाल की गवर्नमेंट है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंडिया का कहना है कि ये जो न्यू मैप है ना, ये आपका रिवाइज़ नहीं किया है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग बॉर्डर्स है नेपाल के साथ उसको रिवाइज़ नहीं किए हैं। तो नेपाल गवर्नमेंट यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो इंडिया की डिसीजंस है यूनिलैटरल है, और इसको क्लेम कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को डिफेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके की बात उनकी तरफ से निकल कर आ रही थी कि हमारी जो डिसीजंस है वो यूनिलैटरल है, यानी कि हम लोग खुद ही अब ये इस तरीके का डिसीजंस ले लिए, नेपाल गवर्नमेंट से पूछे भी नहीं। और इंडिया का कहना है कि ये जो न्यू मैप है ना, ये आपका जो एग्जिस्टिंग बाउंड्री है आज के डेट में, जो हमारी इंडिया और नेपाल की बाउंड्री है, उसको यहाँ पे रिवाइज़ नहीं किया गया है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं ये काला पानी है का। तो इस मैप में आप लोग देख सकते हो ये एरिया है जहाँ पे आपको काला पानी डिस्प्यूटेड एरिया देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे तो ये नेपाल की बॉर्डर हो गई, ये इंडिया की बॉर्डर है ना, ये इंडिया की है। यहाँ पे आपको नेपाल की बॉर्डर देखने को मिल रही है, और ये छोटा सा एरिया है जिसको कि यहाँ पे आपका डिस्प्यूटेड एरिया यहाँ बताया जा रहा है। ये जो छोटी सी एरिया है ना, ये आपका डिस्प्यूटेड एरिया है, और इसको हम लोग काला पानी कह रहे हैं। ओके, ये काली रिवर है, इसके नाम पे यहाँ पे आपका काला पानी रखा गया है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रख। अब इस मैप में और ज़्यादा आपको क्लियर देखने को मिलेगा। ये नेपाल है, यहाँ पे उत्तराखंड है। अगर आप लोग मैप में सर्च करोगे ना, तो आपको ये वाली रीजन देखने को मिलेगी, यानी कि ये जो काला पानी वाला रीजन है, ये हमारे कंट्री में दिखा रहा है, यानी कि उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा और आप लोग जूम कीजिएगा ना, तो आपको ये जो है इंडिया और जो यहाँ पे नेपाल और जो उत्तराखंड वाला रीजन है ना, एकदम उसके बॉर्डर के ही अगल बगल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए ये डिस्प्यूट निकल कर आई है। अगर ये पूछा जाए कि किन दो कंट्री के बीच में है, तो इंडिया और नेपाल है। और इंडिया की किस स्टेट और नेपाल के साथ यहाँ पे बॉर्डर टच करी है, इस काला पानी का डिस्प्यूट वाली रीजन है, तो ये उत्तराखंड है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो रीजन आप लोग को हमेशा को मैप में देख लेना चाहिए, जिससे कि आप लोग की जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है डिफाइनिंग द बाउंड्रीज। तो ये है क्या, नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री है इंडिया के साथ, वो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ट्रीटी ऑफ सगौली के में हुआ था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के दौरान जो है ये आपका नेपाल के साथ जो है 1860 में हुई थी। नेपाली अथॉरिटीज़ क्लेम कर रहे थे कि जो भी लोग इस लो डेंसिटी वाले एरिया में रह रहे हैं, उनको यहाँ पे सेंसस ऑफ नेपाल में इंक्लूड करना चाहिए। और 58 ईयर्स अगो, यानी कि 58 ईयर्स पहले ही इस चीज़ को डिमार्केट कर दिया गया था, इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पे आपको ये ट्रीटी ऑफ सगौली भी याद रखना है, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके द्वारा, और नेपाल के द्वारा ये 1816 में इस तरीके का बाउंड्री को डिफाइन किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट, एक है डनाकिल डिप्रेशन। तो डनाकिल डिप्रेशन यहाँ पे आपकी न्यूज़ में थी। तो पहले कंटेक्स्ट देख लेते हैं। नेचर इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन रिसेंटली पब्लिश करी है एक न्यू स्टडी। इसमें इनका कहना है कि जो एक्टिव और जो नेचुरली अकरिंग लाइफ है वो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है डानाकिल डिप्रेशंस में। एक प्लेसेस है जहाँ पे आपका पानी भी देखने को मिलेगा। तो पहले डानाकिल डिप्रेशंस के बारे में देखते हैं कि ये है क्या। तो डानाकिल डिप्रेशंस जो है आपकी इथोपिया में लोकेटेड है। ये नदर्न पार्ट है अफार ट्राइंगल की, और साथ ही एक जियोलॉजिकल डिप्रेशंस भी है, जिसमें कि आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। 3 टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो डाइवर्जेंस है इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। ये वन ऑफ द लोएस्ट प्लेस है हमारे सरफेस ऑफ अर्थ में, और ये 125 मीटर्स जो है हमारे सी लेवल से आप लोग नीचे देखोगे तो 125 मीटर्स तक इसकी डेप्थ है। ये हॉटेस्ट प्लेस भी है हमारे अर्थ में। अगर आप ईयर राउंड देखोगे एक साल, तो इसकी एवरेज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे जो है ना बहुत सारे सालों तक ऐसा भी होता है ना कि यहाँ पे वर्षा भी नहीं होती है। तो है ना, बहुत ज़्यादा इसकी यूनिक फीचर्स है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नॉर्दर्न इंड में हम लोग दानाकिल डिप्रेशन में अगर देखें, तो इसको जो लाइव वोल्केनो है उसके द्वारा सेपरेट किया गया है रेड सी से। और ये जो डिप्रेशंस है ये हमारे इनलैंड वाटर बॉडीज़ की जो वेपोरेशन है उसके कारण बनी है। यानी कि डिप्रेशन है एक गड्ढा जैसा इस तरीके का आपका एरिया होता है, जहाँ पे जो भी पानी भरी रहती है ना वो यहाँ पे इवोपरेट हो जाती है, और लास्टली यहाँ पे आपका क्या बच जाता है, एक आपका अर्थ सरफेस ही बच जाती है।
सारी वाटर जो यहाँ पे डानाकिल एवापोरेट्स में इंटर की थी, तो यहाँ पे कोई भी स्टीम्स जो है वो फ्लो नहीं होती, यानी कि कोई भी यहाँ पे आपका स्टीम नहीं है जो कि फ्लो हो रही है। और ये आपका जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ये आपकी कवर की गई है मोर देन 10 लाख टन्स ऑफ सॉल्ट, यानी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इवापोरेशन है। क्योंकि आप लोग कोई भी रीजन में देखते हो जहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होता है, तो वो उस रीजन में आपको जो है ना अर्थ सरफेस में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये जो डिप्रेशन वाली एरिया है इसमें आपकी इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होती है। इवापोरेशन हो रही है, साथ ही साथ कई सालों तक यहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है, तो नहीं रेनफॉल होने के कारण और एवरेज टेम्परेचर इतना ज़्यादा होने के कारण इवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो गया, जिसमें कि यहाँ पे आपको इस रीजन में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब आइए देख लेते हैं इसकी लोकेशन भी, एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले ये अफ्रीका की कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हमारी इंडियन ओशन है, ये गल्फ ऑफ एडन है, एंड यहाँ पे हमारी रेड सी है। फाइन, ये होती है अफ्रीका की जो ये वाली जगह है, इसको हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये हॉर्न जैसी भी दिख रही है, एक सिंग जैसा दिख रहा है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ पे आपको टोटल जो कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे वो 4 होते हैं। यहाँ पे आपकी एरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, ये 4 कंट्री आपकी लोकेटेड है किस में, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपकी चारों ओर से कौन कौन सी से यहाँ पे आपकी कनेक्टेड है, तो एक तो आपकी इंडियन ओशन है, साथ ही यहाँ पे रेड सी है, और इसके नदर्न रीजन में आप देखोगे तो गल्फ ऑफ एडन भी है। साथ ही यहाँ पे आप लोग अब आते हैं डानाकिल डिप्रेशन में, तो ये इथोपिया वाले रीजन में, ये इथोपिया कंट्री है। इथोपिया आप लोग को ध्यान रखना है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो एकमात्र जो कंट्री है वो लैंडलॉक है, और ये है इथोपिया। इथोपिया में आपको डानाकिल डिप्रेशन देखने को मिलेगा। इसकी नदर्न रीजन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि रेड सी से आपकी यहाँ पे कनेक्टेड भी है। तो ये रीजन आप लोग को ध्यान रखना है कि है कहाँ, और साथ ही यहाँ पे रेड सी से भी है। तो रेड सी से यहाँ पे पानी आती थी, लेकिन ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बारिश नहीं होता, सबसे हॉटेस्ट रीजन है हमारे अर्थ की। साथ ही यहाँ पे आपकी एवरेज टेम्परेचर भी सालों सालों तक बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे रेनफॉल कभी नहीं होता, ये यहाँ पे आप लोग की कभी नहीं होता नहीं, यहाँ पे सालों सालों तक रेनफॉल नहीं होती। साथ ही यहाँ पे आप लोग सॉल्ट की मात्रा देखोगे, कंसनट्रेशन देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब इस रिपोर्ट में क्या फाइंड किया गया है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स जो कि अडेप्ट करी है इस तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, तो वो एक्सट्रीम है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप लोग देखोगे कि ये एक्सट्रीम है। और ये एक न्यू रिसर्च है जो कि पॉइंट आउट कर रही है डानाकिल डिप्रेशन में एक प्लेस है जिसमें कि बबलिंग पूल्स ऑफ वाटर है, मोल्ड ऑफ साल्ट्स है जो कि इस लैंडस्केप को कवर करी है। इवन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, ये इसमें सर्वाइव भी नहीं कर सकती, यानी कि इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर में आपको पता है कि किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। और साथ ही यहाँ पे 2 बैरियर भी है, एक तो मैग्नीशियम डोमिनेटेड ब्राइन्स है यहाँ पे, जिससे कि जो सेल्स होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होने लगते हैं। और साथ ही इन्वायरमेंट है जिसमें कि बहुत ही कम यहाँ पे पीएच लेवल है, हाई सॉल्ट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक आप कह सकते हो कि बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशंस है, जो कि किसी को भी अडेप्ट करने के लिए, आप उस तरीके के इन्वायरमेंट को कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट नहीं कर सकती। साइंटिस्ट का यहाँ पे ओपिनियन है कि एक फैक्ट है इस रिसर्च के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे कोई भी तरीके का लाइफ फॉर्म रिवील्ड नहीं हुआ है, जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो मोर कॉम्प्लेक्स दिखा रही है माइक्रोफॉसिल से, जो कि आज तक यहाँ पे प्रेजेंट होते हुए नहीं दिख रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अंटिल मोर इंटीग्रेट स्टडीज़ आर डन, यानी कि जितना भी यहाँ पे स्टडीज़ किया जाएगा, तो डानाकिल डिप्रेशन जो है ना वो मोस्ट इनहॉस्पिटेबल एरिया है, जो कि लिविंग के लिए ये आपका फिट नहीं बैठता। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बावजूद भी यहाँ पे बताया गया है कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, इसकी फीचर्स ध्यान रखनी है, और सबसे बड़ी बात जो रिपोर्ट में फाइंडिंग हुई है इसके बारे में ध्यान रखना है। अब आते हैं 20 डे में, और यहाँ तो अब आते हैं डे 20 में, और इसमें पहली आर्टिकल है केरल ऑन द अलर्ट एज महा इंटेंसिफाइज इनटू सुपर साइक्लोन ऑफ इट्स कोस्ट। तो इस बार हुआ क्या कि केरल की जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने यहाँ पे 11 शेल्टर कैंप्स बनाई थी स्टेट में, और वो भी एक तरीके का साइक्लोनिक स्टॉर्म जो महा आई थी अरेबियन सी में, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गई थी। वो भी यहाँ पे आपका सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स देखने को मिला था। तो यहाँ पे जितने भी फिशर्स मैन थे उनको कर दिया गया था कि वो यहाँ पे सी में ना जाए, यानी कि वो जो फिशरमैन्स मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनको जाने भी नहीं दिया गया। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा कि मेनली क्या होता है कि इस तरीके से हमारी पेनिनसुलर रिवर है, तो यहाँ पे हमारी बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे हमारी अरेबियन सी है। तो मेनली जो साइक्लोन फॉर्म होती है वो बे ऑफ बंगाल के रीजन में ज़्यादा होती है। हम लोग एनसीईआरटी में भी पढ़ते आ रहे हैं और काफ़ी ये एक कंसेप्ट भी है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी जो साइक्लोन फॉर्म होती है वो किस कोस्ट को, यहाँ पे हम लोग की जो ईस्टर्न कोस्ट है उसको यहाँ पे हिट करती है, चाहे वो यहाँ पे उड़ीसा की कोस्ट हो, चाहे वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की कोस्ट हो। लेकिन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2019 में जो है ना, बैक टू बैक मुझे लगता है 3-4 ऐसे साइक्लोन थे जो कि यहाँ पे आपकी सडनली इन्होंने अपनी एक रास्ते को चेंज करके ये अरेबियन सी में आ पहुँचे। और अरेबियन सी में आए हैं तो केरल कोस्ट को भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, मुंबई कोस्ट को भी हुई है, और लास्ट यहाँ पे गुजरात की जो कोस्ट है इसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिला। तो इस तरीके की जो माही यहाँ पे आपका जो साइक्लोन आई थी ना, ये फाइनली अपनी कोस्ट, ये जो आपका अपना तरीका था इसको चेंज करके, अपने रास्ते को चेंज करके ये कहाँ हिट करी, तो ये जो है यहाँ पे गुजरात वाले रीजन में हिट करी है। तो ये अरेबियन सी में देखने को मिला, और बहुत ही ज़्यादा एक सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इसको कहा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ये तेज़ चक्रवात टाइप का था, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। अब ये जो स्टॉर्म था ना, ये आपका डायरेक्टली हिट नहीं किया, यानी कि मैं कह रही हूँ ना कि इस तरीके से आया था, ये इस तरीके से आते आते यहाँ आया था, लेकिन फिर उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके इस तरीके से यहाँ पे हिट करी। तो आप लोग समझ सकते हो कि सडनली ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ली, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इससे क्या हुआ कि हेवी विंड थी और यहाँ पे रेन भी हुआ। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो, उनका कहना था कि जो स्टॉर्म है ना वो यहाँ पे लक्षद्वीप के ऊपर बनी, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट जो अरेबियन सी है इसके एडजॉइनिंग में, और यहाँ पे मूव करने लगी, ये नॉर्थ टू नॉर्थ यहाँ पे आपका वेस्टवर्ड मूव करने लगी। काफ़ी ज़्यादा ये इंटेंसिफाई हो गई, सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में ये इंटेंसिफाई हो गई, और उसके बाद ये कहाँ है तो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में आ गई। उसके बाद एडजॉइनिंग जो लक्षद्वीप एरिया है उस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, और अबाउट यहाँ पे 325 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ कोझिकोडे में देखने को मिलेगा। तो ये कोझिकोडे कहाँ है आपका, यहाँ पे केरल वाले रीजन में। तो ये जो साइक्लोनिक इंटेंसिफाइड हो रही थी, तो आईएमडी फोरकास्ट करी थी कि ये विंड की जो स्पीड है 100 से यहाँ पे 110 किलोमीटर पर आवर है, और जो जस्टिंग है ये 120 किलोमीटर पर आवर है, वो भी यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में। तो लक्षद्वीप है ये यहाँ पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिसीव करी। उसके बाद आईएमडी इशू करी थी एक रेड मैसेज, वो भी किसके लिए, आइलैंड के लिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक वाला सिनेरियो हो गया था, तो एक रेड मैसेज इशू करना पड़ा था। लेकिन बेसिकली आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा साइक्लोन माहा के बारे में। तो साइक्लोन माहा जो है फोर्थ साइक्लोन है 2019 की, जो कि अरेबियन सी में देखने को मिला, यानी कि ये चौथी बार थी जो कि आपको अरेबियन सी में देखने को मिला, और इसको कैटेगरी किसके रखा गया है तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में रखा गया है। ये जो डिप्रेशन है ना, ये आपका कोमोरिन सी में ये आपका डेवलप हुआ था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ, और ये फाइनली ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में आपका जो है कन्वर्ट हो गया। एक ऑरेंज अलर्ट देखने को मिला जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल में इशू किया गया था, एर्नाकुलम में, थ्रिसूर में, मालापुरम में और कोझिकोडे में। तो एक बार मैप में देख लीजिए, देखिए ये महा जो साइक्लोन थी इसकी अपडेट बताई गई थी। तो ये यहाँ से आपका चलते हुए जो है ना आपका इस साइड आ चुका था, यानी कि पहले आईएमडी ने, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, ये ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ पे साइक्लोन आपका होगा और इस तरीके से आपका यहाँ पे हिट होगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं हुआ, ये कोमोरिन सी के पास ये इमर्ज हुआ था। तो कोमोरिन सी यहाँ पे आपको जो है इस रीजन में देखने को मिलेगा, यहाँ से इमर्ज हुआ, और इस तरीके से आपका जाते जाते ये आपका जो है फाइनली यहाँ पे महा वाला रीजन है, ये गुजरात वाले एरिया में आपका यहाँ पे जो है थोड़ा सा कहते हैं कि यहाँ पे हेवी रेनफॉल हुआ, और थोड़ा सा ये ज़्यादा स्ट्रेंथन था, ज़्यादा ये इंटेंस सेवियर साइक्लोन था, तो यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम हुई थी। ओके, तो रीजन आप लोग देखिए तो ध्यान से रखिएगा, आप लोग भूल नहीं पाइएगा ये रीजन, और ये धीरे धीरे अपडेट दिया गया था, ये वाली इमेजेस है काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। तो ये तो बात रही इसकी। अब आते हैं स्टॉर्म क्वेक के बारे में। तो साइंटिस्ट जो है वो एक अर्थक्वेक को डिस्कवर करी है, और ये आपको लाइकली इवेंट देखने को मिलेगा, स्टॉर्म क्वेक इसका नाम रखा गया। ये तब होता है जब यहाँ पे हरिकन या फिर कोई और पावरफुल ओशन स्टॉर्म जब होती है ना, जैसे कि हम लोग इंडिया में क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं, तो इसको हरिकन, साइक्लोन को ही हरिकन जो है ना हम लोग यहाँ पे अमेरिकन वाले रीजन में बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो ये हरिकन जब होता है या फिर आपकी पावरफुल कोई ओशन स्टॉर्म होती है ना, तब उस समय हम लोग इसको कहते हैं, इस तरीके का स्टॉर्म क्वेक होता है। तो स्टॉर्म क्वेक एक्चुअली है क्या, ये एक न्यू जियोफिजिकल फेनोमेना है जिसको इंटायरली अननोन है, यानी कि साइंस के लिए अननोन है, क्योंकि अब तक आप लोग एनसीईआरटी उठाओगे या फिर कहीं भी आप लोग पढ़ोगे तो आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। ये स्टॉर्म क्वेक है, यानी कि एक न्यू तरीके का हाइब्रिड एंटिटी है, यानी कि जहाँ पे पावरफुल स्टॉर्म है जैसे कि हरिकन्स वगैरह है, और इसके साथ साथ आपको सिस्मिक एपिसोड भी देखने को मिलेगा। सिस्मिक एपिसोड कहने का मतलब है कि मान लीजिए 1 घंटे के लिए या फिर पूरे दिन के लिए जो है ना, थोड़ा बहुत जो हमारी प्लेट है ना वो थोड़ी थोड़ी मूव होती रहती है। अर्थक्वेक में क्या होता है, शेक होता है, यानी कि हमारी अर्थ जो है वो शेक करती है, आप भी थोड़ा सा हिल जाते हो। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि आप हिल भी रहे हो उस जगह पे, और ओशन वाले रीजन में जो है आपका एक भयंकर स्टॉर्म भी आ गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉर्म क्वेक बोलेंगे। ओके,
तो स्टॉर्म जो है ये काफ़ी जाइंट वेव है, यानी कि एकदम खतरनाक वाला वेव आपको सी में देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो है अनदर तरीके का एक वेव होता है। तो ये सेकेंडरी वेव है जो कि सी फ्लोर को सिर्फ और सिर्फ सी फ्लोर को कुछ सर्टेन प्लेसेस में ही इंटरेक्ट करती है और उसके कारण शेक होने लगता है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह ये हो रहा है, कोई एक सर्टेन प्लेस में वो यहाँ पे इंटरेक्ट करती है। इतना भयंकर ये वेव होता है ना, इतनी भयंकर ये आपकी वेव होती है, जिसके कारण जो है आपका ये क्वैक हो जाता है, यानी कि आपकी शेक हो जाती है। तो स्टॉर्म क्वैक्स जो है वो लिमिटेड है कुछ प्लेस के लिए, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के ही एज में है या फिर ओशन बैंक के ही एज में है। स्टॉर्म क्वैक्स की बात करूँ तो ये फ्रिक्वेंटली है मैरीटाइम्स में, लैब्राडोर सी में, वो भी नदर्न जो हमारी अमेरिकन वाली मार्जिन जो है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नदर्न अमेरिकन वाली मार्जिन में ही आपको हरिकेन्स वगैरह मोस्टली देखने को मिलता है। तो उसी सी में जो है इस तरीके का जाइंट वेव जब आपका अकर होने लगता है और उसी समय आपका शेक हो जाए, तो उसको हम लोग जो है स्टॉर्म क्वैक कहते हैं। तो कब ये स्टॉर्म क्वैक जो है ये जनरेट होता है, तो ये जो आपका स्टॉर्म क्वैक को अगर हम लोग देखें तो सोर्स क्या है, ये सिस्मिक डेटा है जो कि यहाँ पे बहुत सारी क्राइटेरिया को मीट करती है। सबसे पहला है कि ये स्टॉर्मी डे, यानी कि जब आपका तूफान वगैरह आता है उसी दिन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कोई भी नोन जो अर्थक्वेक है ना, इवेंट हुए, उसका ये पार्ट नहीं मिल रहा है कि ये उसका पार्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही ये जो स्वयं ऑफ सिमिलर क्वैक है उस सेम डे में, उससे ये बिलोंग करती है। स्टॉर्म क्वैक की बात करें तो ये एक सर्टेन रीजन में है, साथ ही कुछ कोस्ट के अलॉन्ग भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सी फ्लोर जो टोपोग्राफी है वो धीरे धीरे ये आपका उस रीजन में रेस्ट हो, जिसको हम लोग ओशन बैंक भी कहते हैं। जैसे कि इस तरीके का आपका किनारा होता है ना, तो उस साइड में ये स्टॉर्म क्वेक को देखने को मिलता है। अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे कि आप लोग बेटर तरीके से समझ पाओ। हरिकन बिल है एक तरीके का स्टॉर्म है जो कि यहाँ पे 10 साल पहले हुई थी अटलांटिक ओशन में, और ये जो बिल है स्ट्रेंथन इनटू अ कैटेगरी 4 हरिकेन, यानी कि कैटेगरी भी होती है हमारे यहाँ, जैसे साइक्लोन का कैटेगरी है, कैटेगरी 1 2 3 4 5 है, तो वैसे ये जो आपका हरिकेन था ये 4 कैटेगरी में है। और ये आपका कमज़ोर हो गया था जब ये आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म जब बन रहा था, उस समय कमज़ोर हो गया, और ये हिट किया था कहाँ, तो न्यू फाउंड लैंड में ये आपका हिट किया था। तो ये स्टॉर्म के कारण जो है ना बहुत सारी सिस्मिक वेव भी देखने को मिला था, यानी कि उस वाले रीजन में थोड़ा सा शेक हुआ था, यानी कि कैनेडियन कोस्ट में, नॉर्थ ईस्ट वाली जो आपकी यूएस वाली कोस्ट है उसमें थोड़ा सा शेक देखने को मिला था। तो इस तरीके के वाले रीजन को भी कहा जा रहा है कि ये स्टॉर्म क्वेक ही था। हरिकेन जैसे कि 2018 में है हरिकेन ईडने, हरिकेन ईके, ये सारे जो है आपका ये भी स्टॉर्म क्वेक एक्टिविटीज़ है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले रीजन में आई थी। और वहीं अगर ईडने की बात करूँ तो ये सिस्मिक इवेंट भी हुई थी, वो भी सदर्न आपकी फ्लोरिडा वाले रीजन में। तो ये सब इवेंट पहले भी हो चुकी है, जिसको ये अब जाके इस तरीके का जो वर्ड फाइंड आउट किया गया है स्टॉर्म क्वेक, तो इसको जो है ना पहले की जो इवेंट हुई है उसके साथ इसको रिलेट किया जा रहा है कि इस तरीके का इवेंट तो पहले भी हुआ है। तो यानी कि उस समय जो हम लोग इसको हरिकेन बोल रहे थे, तो वो हरिकेन नहीं था एक्चुअली, उस जाइंट वेव के कारण जो शेक हुई थी उसको स्टॉर्म क्वेक कहते हैं। ओके, तो स्टॉर्म क्वेक है क्या, ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है, एक तो आपका जाइंट वेव भी होगा इसमें, साथ ही साथ यहाँ पे आपका शेक भी होगा, यानी कि जो अर्थ है हमारी, जो यहाँ पे प्लेट्स है वो कहीं ना कहीं शेक भी करेगी, क्वैक भी होगा, तो इसको हम लोग स्टॉर्म क्वेक कह दिए। ओके, तो पूछ लिया जा सकता है, आप लोग को पता है कि इस तरीके की जो क्वेश्चंस है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है हमारे एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट जो है ये एशिया के 2 लार्जेस्ट प्रिंसिपल इलिसिट ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया है। फेमस किस लिए है, तो बस ये एक गलत तरीके से जो ओपियम का प्रोडक्शन होता है वो इस एरिया में होता है। पहले रीजन देख लीजिए, ये रही आपकी गोल्डन क्रिसेंट एंड ये है गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ये हमारी इंडिया है बीच में, तो आप लोग अब रिलेट कर पाओगे। इधर आओगे ईस्ट साइड में तो आपको गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ट्रायंगल कहने का मतलब है कि यहाँ पे 3 कंट्री आपकी इंक्लूड है, तीन नहीं, यहाँ पे आपकी 3-4 कंट्री इंक्लूड है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि ये बुर्मा है, यानी कि म्यांमार वाली रीजन है, फिर यहाँ पे आपकी थाईलैंड रीजन है, फिर लाओस वाली रीजन है, फिर वियतनाम है। तो ये 4 कंट्री से मिलके हमारी जो है यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल बन रही है, तो इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट की बात करूँ तो अगर आप लोग वेस्ट एशिया में चले जाओगे तो यहाँ पे वेस्ट वाले रीजन से इंडिया के वेस्ट में जाओगे तो आपको गोल्डन क्रिसेंट देखने को मिलेगा। तो ये है क्या, ये 3 कंट्री से मिलकर बनी है, ये ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो ये तीनों के रीजन से मिलकर यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट बना है, एक चांद जैसा शेप देखने को मिलेगा। और इंडिया के ईस्ट में आओगे तो आपको यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपकी जो है म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है और वियतनाम है, ये 4 आपकी कंट्री है। आप लोग रीजन अच्छे से देख लीजिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल इंडिया के ईस्ट में है, गोल्डन क्रिसेंट इंडिया के वेस्ट में, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब आइए आर्टिकल पे चलते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल पे क्या बातें की जा रही है, हमेशा ये फेमस रहता है, लेकिन इस बार क्या बात है ये देख लेते हैं। पहले गोल्डन क्रिसेंट के बारे में देखते हैं। क्रिसेंट इस तरीके की थी, सॉरी ये क्या बन गई, इस तरीके का है ना, ठीक है।
ये जो गोल्डन क्रिसेंट है ये हमारे साउथ वेस्ट एशिया में लोकेटेड है। इसमें 3 कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, वो भी ईस्ट टू वेस्ट। ईरान जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है, अफगानिस्तान ओनली लैंडलॉक कंट्री है, पाकिस्तान यहाँ पे मैक्सिमम लैंड बाउंड्री शेयर कर रही है इस रीजन से। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी बाउंड्री शेयर कर रही है वो कौन सी कंट्री है, तो पाकिस्तान है। ये वर्ल्ड की लीडिंग इलिसिट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है। पोटेंशियल प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो 5000 मेट्रिक टन्स तक है, जिसमें से अफगानिस्तान अकेले यहाँ पे 4950 मेट्रिक टन्स तक यहाँ पे ओपियम प्रोडक्शन करती है। सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोडक्शन कौन करती है, तो अफगानिस्तान करती है, और सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करती है वो पाकिस्तान है। सबसे बड़ी कंट्री कौन है, तो ईरान है। अफगानिस्तान यहाँ पे आपकी लैंडलॉक कंट्री है। इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ओपियम की प्रोडक्शन होती है वो अफगानिस्तान करती है, उसके बाद पाकिस्तान है जहाँ पे आपकी 70 मिलियन टन्स है। और फिर उसके बाद ईरान की बात करें तो ईरान जो है ना ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है इस रीजन में, बट ये आपका ट्रांसशिपमेंट कंट्रीज़ है, यानी कि ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होती है ना, तो इससे यहाँ पे आना जाना यहाँ पे लगा रहता है, इसलिए यहाँ पे ईरान को भी इंक्लूड किया गया है। तो बहुत ही यहाँ पे आपकी बेसिक फैक्ट्स दी गई है, तो हर एक फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना होगा। यही चीज़ अगर हम लोग गोल्डन ट्रायंगल के बारे में देखें तो गोल्डन ट्रायंगल लोकेटेड है साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पे 3 आपकी कंट्रीज़ हैं, लाओस है, थाईलैंड है, म्यांमार है। तो वियतनाम भी फिगर में दिखाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही बताया जा रहा है। नहीं नहीं, ये मैप आप देखिए, वो मैप में आपका पता नहीं कैसे वियतनाम भी शो कर रहा था, लेकिन ये मैप में आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ये 3 कंट्री है, जैसे कि म्यांमार है, यहाँ पे थाईलैंड है और लाओस है। ओके, यहाँ पे वियतनाम को नहीं ऐड किया गया। तो बस ये 3 कंट्री याद रखिए, 3 कंट्री आपकी क्रिसेंट में है, 3 कंट्री आपकी ट्रायंगल में है। अब आइए आर्टिकल पे चलते हैं। अब इसके बारे में बेसिक देख लेते हैं। ये ईस्ट टू वेस्ट है, यानी कि लाओस, थाईलैंड और फिर म्यांमार है। तो यहाँ पे बातें बताई जा रही कि इसमें से म्यांमार है जो कि सबसे बड़ी कंट्री है। लाओस यहाँ पे लैंडलॉन्ग कंट्री है। तो लैंडलॉन्ग कंट्री सिर्फ यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल की ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे इंटायर साउथ ईस्ट एशिया रीजन में आपको लैंडलॉन्ग कंट्री कौन देखने को मिलेगा, तो लाओस है। थाईलैंड की बात करूँ तो ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इस रीजन में। तो तीनों कंट्री की अपनी खुद की खासियत है। गोल्डन ट्रायंगल की बात करूँ तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इलिसिट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन है, यानी कि आपकी जो गोल्डन क्रिसेंट है उसमें सबसे ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होती है। सेकंड मोस्ट प्रोडक्शन आपकी गोल्डन ट्रायंगल में होती है। पोटेंशियल प्रोडक्शन अगर की बात करें तो 5020 मेट्रिक टन है, जिसमें से म्यांमार जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे 30,900 मेट्रिक टन तक यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। उसके बाद 10,000 मेट्रिक टन यहाँ पे लाओस है और थाईलैंड है। तो थाईलैंड में सबसे कम है, म्यांमार में सबसे ज़्यादा है। लाओस की बात करें तो ये यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट कंट्री का काम करती है। थाईलैंड और म्यांमार जो है मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रीज़ भी है। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स मनी को यहाँ पे लॉन्ड्रिंग किया जाता है, इट मीन्स कि यहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। तो थाईलैंड और म्यांमार सबसे अच्छा कंट्री माना जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन किस में है, तो म्यांमार में है, फिर यहाँ पे आपकी थाईलैंड में है और फिर उसके बाद लाओस में है। ओके, MTL ऐसे याद रखना है। अब यहाँ पे कंपेयर बात करते हैं जियो स्पेशियल प्रोफाइल की। तो गोल्डन क्रिसेंट जो है ये टेरिटोरियली लार्ज है अगर हम लोग गोल्डन ट्रायंगल की बात करें। दोनों गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल सिमिलर है अगर मेजर कोस्टल फीचर्स की बात करें, जैसे कि इसमें भी सी है, गल्फ है, डेल्टाज है। लेकिन कोस्टली अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की, तो वो यहाँ पे ट्रांस बाउंड्री नार्को ट्रैफिकिंग इंटरनेशनल कंसर्न के लिए यहाँ पे बनाती है, यानी कि नार्कोटिक्स जो चीज़ें होती है, ओपियम वगैरह जो है ये नशा वगैरह करने के लिए काम आती है। तो इसके ट्रैफिकिंग में जो है ये दोनों चीज़ें काम आती है, यानी कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को बातें ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और डे 21 में आते हैं। यहाँ पे टॉप 5 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड की बात की जा रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर जो है ना ज्योग्राफी की वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन है UPSC की। हर एक साल कोई ना कोई रिवर के ऊपर क्वेश्चंस तो पूछ ही देती है। तो रिवर जहाँ पे भी आप लोग को दिखे, मेक श्योर कि उसको आप लोग माइंड में ज़रूर रख लें। तो 5 टॉप लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बताया जा रहा है। सबसे पहले नाइल रिवर है, फिर अमेजॉन रिवर है, फिर यांगस्टे रिवर है, मिसिसिपी रिवर है और येनिशी रिवर है। तो एक एक करके सबकी रिवर के बारे में देखेंगे और मैप में भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले नाइल रिवर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जो रिवर नाइल है वो अफ्रीका की रिवर है और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, बुरुंडी से होती है, जो कि इक्वेटर के साउथ में है। और फिर ये नॉर्थ वार्ड यानी ऊपर की तरफ ये फ्लो होती है, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका के थ्रू होते हुए ये आपका जो है इजिप्ट के थ्रू फ्लो होते हुए फाइनली ये कहाँ ड्रेन करती है, तो मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन करती है। इसमें आप मेन सोर्सेज ऑफ वाटर देखोगे तो 2 कंट्री में है, एक तो इजिप्ट में है, एक सूडान में है। यहाँ पे नाइल 2 तरीके की है, ब्लू नाइल है और वाइट नाइल है, 2 मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी। और ये देखोगे जो यहाँ पे आपकी वाइट नाइल है उसमें आपका ग्रेटर लेंथ है। ब्लू नाइल इसमें छोटी है, यानी कि ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन वाइट नाइल रिवर जो है बहुत ज़्यादा लंबी है। जो सोर्सेस है वाइट नाइल का ये अभी तक फुल्ली डिटरमाइन नहीं किया गया, लेकिन ये माना जाता है
कि ये बुरुंडी या रवांडा से ही कहीं ना कहीं से निकलती है। अगर कुछ रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो लेक विक्टोरिया जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि वाइट नाइल की ये सोर्स है। वहीं अगर हम लोग देखें तो दो मेजर यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो रूबिनोर्जा है और यहाँ पे नैनो बोरोंजो है, बोरोंगो रिवर्स है जो कि बुरुंडी और रवांडा की है। कागेरा की बात करें तो ये कॉन्फ्लुएंस है दोनों रिवर की, और ये कहाँ पे है, तंजानिया और रवांडा बॉर्डर पे जो है ब्लू नाइल और वाइट नाइल यहाँ पे मिलती है, जिसको कागेरा कहते हैं। ब्लू नाइल की बात करें तो ये मोर डिफाइंड ओरिजिन कहाँ है, तो लेक तना में है जो कि इथोपिया की है। अभी हम लोग इथोपिया देखे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की लैंडलॉक कंट्री है, तो वही इथोपिया में ये लेक टना है जहाँ से आपकी ब्लू नाइल निकलती है। दो ट्रिब्यूटरी जो है ना यहाँ पे सुडानीज कैपिटल ऑफ खार्तूम यहाँ पे मिलती है, यानी कि यहाँ पे आपकी दोनों जो ट्रिब्यूटरी है तो खार्तून में आके मिलती है ब्लू नाइल और वाइट नाइल। साथ ही यहाँ पे जो कागेरा था, ये कागेरा क्या था, ये कॉन्फ्लुएंस है, यानी कि दोनों रिवर जो है ना यहाँ पे आपकी ब्लू नाइल और वाइट नाइल, ये दोनों रिवर की जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे इसको कागेरा एक फॉर्म्ड होती है, उसको हम लोग कागेरा कहते हैं। तो नाइल रिवर जो है ना इसकी फाइनल कोर्स आप देखोगे तो इजिप्ट से होती है। जब ये डेल्टा का फॉर्म करती है तो इससे पहले वो इजिप्ट से निकलती है और उसके बाद फाइनली मेडिटेरियन सी में वो यहाँ पे ड्रेन हो जाती है। जो नाइल बेसिन है ये बहुत बड़ी है और इसमें आपकी तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा और कॉन्गो, केनिया, ये सारी कंट्रीज़ इंक्लूड है। देखिए अब मैप में देख लेते हैं थोड़ा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ओके, यहाँ से बताया जा रहा है कि ये वाइट नाइल रिवर है जो कि ये निकली है, ठीक है। ये आपका लेक विक्टोरिया से है। लेक विक्टोरिया आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 2-3 कंट्री है जिससे कि यहाँ पे आपकी लेक विक्टोरिया इसको सराउंड कर रही है, ये मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पे ब्लू नाइल रिवर जो है ये बताया जाता है कि यूथोपिया से निकली है। यूथोपिया से निकल के ये जिस पॉइंट पे मिली है इसको हम लोग खार्तून कहते हैं, और फिर इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाती है और ये नाइल रिवर कहाँ अल्टीमेटली ड्रेन करती है, ये इजिप्ट से पास होते हुए ये आपका मेडिटेरियन सी में ये आपकी जो है ड्रेन हो जाती है। लेकिन बात ये आती है कि कितने कंट्री से ये गुजरते हुए जाती है। वाइट नाइल रिवर की बात करूँ तो ये युगांडा, साउथ सूडान एंड देन यहाँ पे इजिप्ट होकर निकलती है। वहीं अगर ब्लू नाइल रिवर की बात करूँ तो ये इथोपिया है, इथोपिया के बाद ये सूडान, इजिप्ट में आकर निकलती है। इट मीन्स कि लॉन्गर रिवर कौन है, तो यहाँ पे वाइट नाइल रिवर जो है ये लंबी है और ब्लू नाइल रिवर जो है ये आपकी छोटी है। साथ ही आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो खार्तून, आप लोग को देखना था, ये है खार्तून जहाँ पे ये वाइट नाइल रिवर और ब्लू नाइल रिवर आकर मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। इथोपिया से निकलती है जो कि लैंडलॉक कंट्रीज़ है, और यहाँ पे आपकी लेक विक्टोरिया हो गई। अब इस मैप में आप लोग देख सकते हो कि जो लेक विक्टोरिया है वो कौन कौन से कंट्री के बीच में है। तो यहाँ पे आपकी जो है तंजानिया है, केनिया है, युगांडा है। तो ये 3 कंट्री में आपकी लेक विक्टोरिया, क्या पता इससे भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। इससे यहाँ पे आपकी वाइट नाइल निकलती है और कहीं ना ये लेक टना है यूथोपिया में, तो लेक टना से आपकी जो है यहाँ पे ब्लू नाइल निकलती है। ओके, तो ये पूरा ध्यान रखना है क्योंकि नाइल रिवर न्यूज़ में है। अब आते हैं सेकेंड नाइल जो कि हमारी अमेजॉन रिवर है। तो अब आते हैं अमेजॉन रिवर पर। अमेजॉन रिवर की बात करें तो ये 4000 माइल्स तक ये आपकी रन करती है, एंडीज से लेकर सी तक। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी वर्ल्ड की, ये लार्जेस्ट भी है अगर हम लोग इसको साइज़ के टर्म में देखें, वाटर शेड में, नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज में देखें, या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर देखें कितना ये सीज़ में डिस्चार्ज करती है। तो इनकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत ज़्यादा है। ये वाटर सीज़ में जो डिस्चार्ज करती है वाटर, ये भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हेड वाटर की बात करें तो ये है एपोरिमिक रिवर है, जिसको कंसीडर किया जाता है कि यहाँ से अमेजॉन रिवर निकलती है। एक रिसेंट 2014 की स्टडी है जो कि क्लेम करती है कि अमेजॉन की जो ओरिजिन है ना ये ट्रेस किया गया है आपकी कॉर्डेलेरा रूमी क्रिज में, जहाँ पे आपकी पेरू मेंटारो रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ऐसे स्टडी के द्वारा ये आपका बताया जा रहा है, लेकिन एक बार ध्यान रखिए कि ये 2014 की स्टडी है, तो ये रिसेंटली आपका यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि ये पेरू की मेंटारो रिवर से ओरिजिनेट जहाँ से होती है वहीं से आपकी जो है अमेजॉन रिवर भी ओरिजिनेट होती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो रिवर है इसकी कन्फ्लुएंस अगर आप देखोगे तो एपोरीमैक रिवर में है, जिसकी हेड वाटर जो है वो अर्लियर रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ अमेजॉन, और फिर बाद में इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो रिवर डाउन स्ट्रीम को ज्वाइन करती है, जिसमें कि आपकी ये कैली रिवर भी फॉर्म होती है। फाइनली कॉन्फ्लुएंस कहाँ है, तो मैरानॉन रिवर में, जिसमें कि आपका मेन स्ट्रीम ऑफ अमेजॉन रिवर जो है वो फॉर्म होती है। तो इतना तो ये घुमा के बोला, किसी जन्म में आप लोगों को ना याद होगा ना इतना समझ में आएगा। चुपचाप आप लोग फिगर देख लीजिए और क्वेश्चंस क्या बनता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये रही आपकी अमेजॉन रिवर। सबसे पहले अमेजॉन रिवर जो है आपकी साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में है, बहुत ही बड़ा, इसकी बेसिन भी बहुत बड़ी होती है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अमेज़ॉन रिवर है, ये सब इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ट्रिब्यूटरीज से पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ट्रिब्यूटरीज अगर आप लोग देखना चाहते हो, याद करना चाहते हो, तो ये आप लोग के ऊपर है। याद कर लो, एक बार ध्यान में रख लो। ये नेग्रू है, ये आपका मरानॉन है, ये आपका यक्याली है, ये आपका मेडिरा है, जिंगू है, फिर यहाँ पे आपका टोकैंटिन्स है। तो इतनी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब किस किस आपकी कंट्रीज़ में ये आपकी फैली हुई है अमेज़ॉन रिवर, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले ये आपकी ब्राज़ील है, उसके बाद बोलीविया है, फिर है पेरू, फिर है यहाँ पे इक्वाडोर में भी आप लोग देख सकते हो है, फिर यहाँ पे आपकी कोलंबिया में भी है, वेनेजुला में भी है। तो इतनी कंट्रीज़ में है। एक बार आप और फिर से देख लीजिए, ये ब्राज़ील है, बोलीविया है, पेरू है, देन यहाँ पे आपकी कोलंबिया है। ओके, तो ये 4 ही हो गए। नहीं, इक्वाडोर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा है, मुझे लगा यहाँ से भी ये जा रही है। इक्वाडोर नहीं है और ना ही वेनेजुला है। वेनेजुला में भी आपको ये रिवर की ट्रिब्यूटरीज नहीं देखने को मिल रही है। तो ये पूरी तरीके से आपको जो ब्राज़ील, ये अमेज़ॉन रिवर है, ये 4 आपकी कंट्री में है। एक तो आपको ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू और कोलंबिया, इस तरीके से आपको यहाँ पे स्टडी करनी है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक जगह आप लोग को जो है यहाँ पे, अगर साउथ अमेरिका की बात करो तो ये अटलांटिक ओशन है वेस्ट में। ईस्ट में अगर ईस्ट में आपकी अटलांटिक ओशन है, वेस्ट में आपकी पैसिफिक ओशन है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है आपके अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट की। तो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में अभी बहुत ज़्यादा आग लग गया था, तो इसकी वजह से भी ये न्यूज़ में थी। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अमेज़ॉन जो रेन फॉरेस्ट है वो किस किस कंट्री में है। तो यहाँ पे आपको टोटल 9 कंट्रीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले ब्राज़ील है, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, यहाँ पे आपकी गुइना है, सूरीनाम और फ्रेंच गुइना। तो ये सब कंट्रीज़ की जो थोड़ी थोड़ी रीजन है ना, वहाँ पे आपका फैला हुआ है ये अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट। तो ये भी ध्यान में रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 कंट्रीज है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन बस यही पूछा जाएगा कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। तो अगर ज़्यादा टफ बनाना है क्वेश्चन को तो ट्रिब्यूटरी पूछा जा सकता है, और अगर उससे ज़्यादा टफ बनाना है तो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी कि किस किस कंट्री में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी आपकी फ्लो होती है। तो ये तो थोड़ी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीज़ है कि आप लोग इतना ध्यान रखो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट की, अमेज़ॉन रिवर की, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज अगर आप लोग देखोगे तो अपनी ही कंट्री की पूछी जाती है, दूसरे कंट्री की तो कभी नहीं देखेगी ट्रिब्यूटरीज वगैरह पूछी जाती है। अपनी कंट्री में इतने ज़्यादा रिवर है कि उसी के बारे में पूछ ले तो धन्य है, और काफ़ी सदी निकल जाएगी, सारे रिवर के बारे में पूछा जाएगा। तो इतना हार्ड क्वेश्चन आप लोग के दूसरे कॉन्टिनेंट से नहीं पूछा जाता है। तो मोटा मोटा आप लोग को आइडिया रखना है कि किस किस कॉन्टिनेंट से, किस किस कंट्री से होकर ये आपकी रिवर जो है गुजर रही है, साथ ही इसमें अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट का कितने कंट्रीज़ में आपका यहाँ पे आपका भाग है। ओके, यांगस्टे रिवर भी देख लेते हैं। यांगस्टे रिवर वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट है। ये फ्लो करती है पूरी एक कंट्री के अंदर ही ये फ्लो करती है। ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, ये रिवर बेसिन अगर यांगस्टे की देखें तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इसी के अंदर है। 2 ओरिजिन है यांगस्टे रिवर की जो कि सजेस्ट किया जा रहा है। ट्रेडिशनली जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है वो इसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती है कि ये आपका टियोटियो ट्रिब्यूटरी है, जो कि तांगुला माउंटेन में आपका ये लोकेटेड है, वो भी ये सोर्स ऑफ रिवर है। अगर न्यू डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो जो सोर्स ऑफ यांगस्टे रिवर है ये लोकेटेड है जारी हिल्स में, जहाँ से हेड वाटर जो है आपका डैम कोई ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट होती है। ये जो ट्रिब्यूटरीज है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज्वाइन करती है, उसके बाद यांगस्टे रिवर ये फॉर्म होता है। यांगस्टे रिवर की बात करें तो 700 इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज जो है ये है योन, यालांग और जियाजलिंग, मीन, ट्यू और व्यू। तो ये सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है अगेन। ओके इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आइए देख लेते हैं मैप में। ये देखिए, ये चाइना है, ये चाइना की रिवर है और साउथ एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, साथ ही ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसकी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से इसकी इस तरीके से इसकी फ़्लो है। ये आपको, रुकिए नेक्स्ट में देखती हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये पूरे कंट्री के अंदर ही ये आपकी फ़्लो करती है। तो ये इसकी ये एक खासियत है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखिए ये संघाई वाली रीजन है, उससे आप लोग को ये इस तरीके से ये फ़्लो होते हुए ये यांगस्टे रिवर जाता है, और यहाँ पे आपकी लास्ट कहाँ है तो लहासा वाले रीजन में ये आपका लास्ट यहाँ पे है। येलो रिवर भी आप लोग देख सकते हो, ये येलो रिवर है जो कि इस तरीके से इसके ऊपर येलो रिवर है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि वुहान कंट्री जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि कोरोना वायरस यहीं से निकल कर आई है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि वुहान कंट्री कौन से रिवर में है, तो ये यांगस्टे रिवर में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना होता है क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के ऐसे ही पूछा जाता है। तो एक बार लोकेशन देख लीजिए आप लोग, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट मिसिसिपी रिवर में। तो अब देखते हैं हम लोग मिसिसिपी रिवर। तो ये जो रिवर सिस्टम है इसमें आपकी मिसिसिपी है, मिसौरी है, जेफरसन रिवर है, जिसको वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। मिसिसिपी रिवर की बात करूँ तो ये नदन जो मिनेसोटा है उससे ये आपकी स्टार्ट होती है, जहाँ पे लेक इटासाका है, और ये बिलीव किया जाता है कि इसी रिवर की ओरिजिन यहीं है, और ये ड्रेन कहाँ होती है तो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में होती है। तो ये भी देख लेते हैं मैप में हम लोग।
तो मिसिसिपी रिवर है कहाँ, ये नॉर्थ अमेरिका में है। तो नॉर्थ अमेरिका में आप लोग देख सकते हो कि ये मिसिसिपी रिवर है, ये अपर मिसिसिपी है, ये लोअर मिसिसिपी है। यहाँ पे आपकी मिसौरी भी है और ये जेफरसन है। ये तीनों मिलकर यहाँ पे आपकी मिसिसिपी रिवर यहाँ पे बनती है, ठीक है। ये आपका गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में ये ड्रेन हो जाती है। तो इस रिवर के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5 रिवर हैं यहाँ पे। कोई आप लोग में से इसमें बता सकते हैं, एक आपकी और क्वेश्चन है कि ये 5 रिवर है, ये 5 रिवर का नाम आपको, ये लेक है, सॉरी 5 लेक है, इसके बारे में आपको नाम बतानी है। तो कौन कौन सी लेक यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका में, तो ये 5 लेक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा, फिर मैं नेक्स्ट जो लेसन होगी उसमें मैं ये आपको डील कर दूँगी। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है येनिसेई रिवर। ये वर्ल्ड की 5th लॉन्गेस्ट रिवर है और लार्जेस्ट ड्रेनिंग है आर्कटिक ओशन में। जो सोर्स है इस रिवर की वो है मोंगरागेन गोल, जो कि लोकेटेड है कहाँ, तो टोट टैक्सन नॉर मंगोलिया के रीच में है। सेलेंज रिवर है जो कि ये हेड वाटर इसकी मानी जाती है इस रिवर सिस्टम की। सेलेंज रिवर जो है 992 किलोमीटर लॉन्ग है और ये लेक बैकाल में ड्रेन हो जाती है। अंगारा रिवर की बात करूँ तो लेक बैकाल से ये राइज होती है और ये फ्लो होती है इरकुट्स्क अल्बेस्ट ऑफ रिवर से रशिया से, और फाइनली ज्वाइन करती है येनिसेई रिवर को, वो भी यहाँ पे स्ट्रेक्ला में। फिर येनिसेई की फाइनली अगर देखें तो ये कारा सी और आर्कटिक ओशन में ये ड्रेन होती है। तो ऐसे तो हो गई मुश्किल, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग मैप में। यहाँ पे आप लोग देख लो, ये रशिया की रिवर है येनिसेई रिवर। तो येनिसेई रिवर आप लोग देखिए ऐसे चलती है, ठीक है। और यहाँ पे अंगारा है और ये आपकी लेक बैकाल है। ये सेलेंज रिवर है, सेलेंज रिवर से ये आपकी कहते हैं ना, ये सेलेंज रिवर निकली है। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे बढ़ोगे तो अंगारा है, अंगारा के बाद आगे बढ़ोगे तो येनिसेई है और इसके बाद ये ड्रेन हो जाती है यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन में ये ड्रेन हो जाती है, लेकिन ये निकलती कहाँ से है, सेलेंगा से। और सेलेंगा कहाँ है, तो ये मंगोलिया से निकलती है। नीचे आपकी मंगोलिया है, मंगोलिया आप लोगों को पता है किस कंट्री है, जो कि रशिया और चाइना के बीच में एक सैंडविच कंट्री है। और लेक बैकाल आपकी यहाँ पे रशिया में है, तो इससे होते हुए ये आपकी आगे बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे जो येनिसेई रिवर का बताया गया कि फाइनली ये ड्रेन होती है कारा सी में। कारा सी मैप में नहीं दिख रही थी, आर्कटिक ओशन में ड्रेन होती है। और यहाँ पे कौन सी, कारा सी, ये ध्यान रखिएगा। अंगारा रिवर जो है ये लेक बैकाल से ओरिजिनेट होती है। उससे पहले आपकी कौन सी थी, तो यहाँ पे आपका सेलेंज रिवर थी, ये वहाँ पे सेलेंज रिवर है, सेलेंज रिवर आपकी निकलती है। उसके बाद आपका लेक बैकाल से अंगारा रिवर निकलती है। उसके बाद यही आपका जो है बाद में इसको हम लोग येनिसेई रिवर कहते हैं, ठीक है। ये विड्रॉ आपकी कहाँ पे फाइनली ड्रेन होती है, तो कारा रिवर, कारा सी में आर्कटिक ओशन में ये ड्रेन होती है। तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते। ये 5 लॉन्गेस्ट जो आपकी रिवर है वर्ल्ड की, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा और अच्छे से मैप स्टडी कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिलेड विड्रॉवल ऑफ मानसून, क्योंकि इस बार 2019 की जो मानसून आई थी लेट आई थी, तो 1 वीक लेट आई थी। तो उसके बारे में देखेंगे रीज़न क्या क्या था और क्या कैसे ये पता चला कि ये लेट हो रही है वगैरह वगैरह, हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है, क्वेश्चंस का आंसर देने के अलावा भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, साथ ही मेल भी कर सकते हो। बहुत बच्चे मेल भी करते हैं, तो नो इशू। मैं आप लोग की कोई भी इश्यूज़ है तो आप लोग मुझसे बस पूछिए, मैं आप लोग को ज़रूर आंसर कर पाऊँगी जहाँ तक मुझे सही लगता है। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोग को नेक्स्ट लेसन की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को टाइम पे मिल पाएगी। और इस मैगज़ीन की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। फिर मैं अभी भी मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को नहीं मिलती है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग की बस एक ही डिमांड होती है, मैम PDF कहाँ से ले। PDF के लिए आप लोग को 2 जगह दिया गया है, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप लोग ले सकते हो। साथ ही सेकंड चीज़ है कि आप लोग यहाँ पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, GS स्कोर की ये आपकी PDF है। थर्ड है कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उसमें आप लोग मेरी रिसोर्स पॉइंट के नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी, सारी मेरे लेसन्स की लिंक भी मिल जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, काफ़ी अच्छी एक मैं कहूँगी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो। और उसको ज्वाइन कर ही लीजिए, टेलीग्राम पे आ जाइए, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी आप लोग को वहीं पर मिल जाता है, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ, फिर नेक्स्ट मिलती हूँ नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।